अंकित और अनु भाई बहन थे। माँ बाप के देहांत के बाद बड़ी बहन अनु ने दिन रात मेहनत करके अंकित की देखरेख की और उसे पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा किया था। दोनों भाई बहन खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन, दीदी मुझे जॉब मिल गई है। अरे वाह भैया, तेरी मेहनत सफल हुई। मेरी मेहनत नहीं दीदी, आपकी मेहनत। अगर पापा के निधन के बाद मेरी जिम्मेदारी आप न उठाती तो ये सब नहीं हो पाता। मेरी सफलता सिर्फ आपके बलिदान की वजह से है दीदी। कुछ महीनों बाद अंकित की शादी सीमा से हुई। सीमा बड़ी ही चालाकी से अनु से मीठा मीठा बोलकर घर का सारा काम करवा लेती थी और खुद अंकित के साथ घूमा फिरा करती थी। वैसे तो वो सिर्फ खाना बनाने का काम ही घर में करती थी, लेकिन अब उसे उससे भी छुटकारा चाहिए था। इसीलिए एक दिन, दीदी मेरे हाथ का खाना अंकित को पसंद नहीं आता, क्या आप खाना बना दोगी प्लीज? अरे हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, जरूर। सीमा इस बात से मन ही मन बड़ा खुश होती है और अगले दिन के झाड़ू पोछे के काम से छुटकारा पाने के लिए एक और तरकीब लड़ाती है। हॉल में जोर जोर से कराहने लगती है। उसके कराहने की आवाज सुनकर अनु हॉल में भागती हुई आती है। क्या हुआ सीमा? दीदी लगता है मेरी कमर अकड़ गई है। वो क्या है ना, मुझे झाड़ू पोछा करने की आदत नहीं है ना। मेरी मम्मी पापा ने मुझसे कभी ये काम नहीं करवाया। अरे कोई बात नहीं, झाड़ू पोछा ही तो है, मैं कर लिया करूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे सीमा ने घर के सारे कामों का बोझ अनु पर डाल दिया। घर का सारा काम अनु करती थी, फिर भी सीमा को अनु से छुटकारा चाहिए था। इसलिए एक दिन वो अंकित के ऑफिस से लौटने से ठीक पहले ढेर सारे कपड़े लेकर धोने का नाटक करने बैठ जाती है। अरे सीमा, इतने कपड़े? अब क्या करूं, अकेली पड़ जाती हूँ। करना तो मुझे ही है ना। अरे दीदी से मदद ले लेती। अच्छा, ताकि सारा जमाना कहे कि भाभी बड़ी ननद से काम करवा रही है। और वैसे भी दीदी ने तो साफ कह रखा है मुझे कि तुम आज जो भी हो सिर्फ उनकी वजह से हो, इसीलिए अगर उनके बनाए इस घर में रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर अंकित को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अनु को बुलाकर कहा, दीदी ये घर पापा ने बनाया था और इसमें मेरा भी हिस्सा है और मुझे वो चाहिए। ये सुनकर अनु को बुरा तो लगता है, मगर वो दूसरे ही दिन घर का बंटवारा करने के लिए वकील के पास चली जाती है। वहां से लौटते हुए अनु का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो दोनों पैरों से अपंग हो जाती है। अब मजबूरन उसकी पूरी देखरेख सीमा को करनी पड़ती है। एक दिन सारे कामों से थक कर सीमा अंकित से कहती है, अजी सुनते हो, अब मुझसे तुम्हारी ये बहन की सेवा ना होगी। अगर कल तक तुम इसका बंदोबस्त नहीं करते तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? इस हालत में वो कहाँ जाएंगी? मैं कुछ नहीं जानती, बस कल ये इस घर में मुझे दिखनी नहीं चाहिए। अंकित अपनी बीवी की जिद के आगे हार मान लेता है और अनु को शेल्टर होम में छोड़ आता है। 3 महीने बाद, अजी सुनते हो, ये आपके लिए एक पार्सल आया है, ये लीजिए। अरे इसमें तो घड़ी है और एक चिट्ठी भी है। दिखाइए तो। अरे वाह, बड़ी ही सुंदर घड़ी है, लेकिन ये आपको भेजी किसने? पता नहीं, शायद चिट्ठी में कुछ लिखा हो। आशा करती हूँ ये घड़ी तुम्हें पसंद आएगी। रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारी दीदी अनु। चिट्ठी पढ़कर अंकित की आंखें भर आती है। मैं दीदी को लेने जा रहा हूँ सीमा। अरे घड़ी भेज तो दी उन्होंने, अब क्यों जाना उनके पास? देखा सीमा, दीदी हमसे दूर जाकर भी हमारे बारे में ही सोचती है, और एक हम है जो उनकी सेवा से बचने के लिए उन्हें शेल्टर होम छोड़ा है। तुम्हारी बातों में आकर मुझसे ये क्या पाप हो गया? मैं जा रहा हूँ दीदी को लेने, और जब मैं वापस आऊं तो तुम मुझे हमारे घर में मत दिखना। इतना कहकर अंकित अनु को लेने निकल जाता है। वहां पहुंचकर, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। भाई आज तो राखी है, आज तो मैं मना कर भी नहीं सकती। दोनों घर पहुंचते हैं। अरे सीमा, तुम अभी तक यहीं हो? निकल जाओ इस घर से। अरे वाह अंकित, फिर वही गलती कर रहे हो तुम। सीमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सीमा, आज ये समय माफी मांगने का नहीं है, राखी की तैयारी करने का है। चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे भैया के घर भी तो जाना है ना।
ये सुन सीमा अनु के गले लग जाती है। रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है, खाते पीते घूमते फिरते घर में कॉलेज में। रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है, 1 मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। ए भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आई तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं, यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज। नौकर काम करेंगी और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विकी के घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विकी भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विकी कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विकी बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो।
मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगे रहते हो। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है। विकी दरवाजा पटककर चला जाता है। धीरे धीरे विकी प्रज्ञा से दूर होता जाता है। एक रोज मनीषा प्रज्ञा के ससुराल उससे मिलने जाती है। तब सुनीता उससे कहती है, बहन जी, अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा, आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। प्रज्ञा तुरंत अपने फोन में रील्स ऑन कर लेती है। ये सब मुझसे नहीं होता। तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी, आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। सास तो वैसे ही बदनाम है। शाम को घर की लाइट चली जाती है और मनीषा प्रज्ञा से कहती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा, कैंडल जला देती हूँ मम्मा। प्रज्ञा गाते हुए कैंडल जलाती है और खिड़की के पर्दे के पास रख देती है। मनीषा, जिसे बहुत दर्द हो रहा है, वो सो जाती है और प्रज्ञा हमेशा की तरह अपने रील्स में लग जाती है। उधर कैंडल की वजह से पर्दा आग पकड़ लेता है और मनीषा के कमरे में आग लग जाती है। बचाओ, कोई है, बचाओ। सभी भागते हैं और विकी कमरे की आग बुझाने में लग जाता है, लेकिन तब तक मनीषा आधी जल चुकी थी। मनीषा की हालत देख प्रज्ञा रोने लगती है। विकी मनीषा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है। विकी प्रज्ञा से कहता है, देख लिया ना, तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई। अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। उधर डॉक्टर पूरी तरह से अपने घर में लग जाती है। आपको पता है बच्चे जो है अपनी नानी के घर में ज्यादा खुश क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि नानी के घर के किसी भी कोने में उनकी माँ की बुराई नहीं होती।